तो दोस्तों, ये जो वीडियो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये ओ लेवल के लिए, कमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके सी में, सी प्रोग्रामिंग जो इस बार जनवरी में आएगी, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लूप का, जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। प्रोग्रामिंग में सब तो समझ में आते हैं, बट लूप में चक्कर खा जाते हैं आप लोग। तो ये जो वीडियो मेरा है, या आगे के जो मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा, वो स्पेशली लूप पे होगा। और मेरा ये प्रॉमिस है कि आप लोग अगर मेरे वीडियो को फॉलो करोगे, इस लूप से या आगे जितने भी लूप वाले बनेंगे, तो जो आपका कहना है, रोना है ना कि लूप नहीं समझ में आता है, लूप नहीं समझ में आता है, चक्कर खा जाते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप 100% समझ जाओगे। ठीक, तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड करके ना देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी कहीं स्किप कर जाएंगे, कोई स्टेप छूट जाएगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, हम लूप की सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए, लूप जो है, इसका एक दूसरा नाम होता है इटरेशन, या इसको इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक, और बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है रिपीटिशन में। जब किसी भी प्रोसेस को आपको कई बार करना हो, तो या तो उस प्रोसेस को आप उतनी बार लिख दो तो उतनी बार काम होगा, या अगर आपको लूप आता है तो आप सिर्फ एक बार लिखेंगे, और इस प्रोसेस को जितनी बार एग्जीक्यूट करना है, मान लो 100 बार इस प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो इसको हम 100 बार के लूप में फंसा देंगे। अब ये लूप में फंस जाएगा और यही 100 बार होगा, या जितनी बार आप बताओगे उतनी बार होगा। ठीक, तो लूप की को अगर डिफाइन करें हम, तो कहते हैं लूप या इटरेशन एक स्टेटमेंट होते हैं जो रिपीटेटिव स्टेटमेंट होते हैं, और इनका यूज तब होता है जब हम किसी एक स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। अब कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो जितनी, या तो आप एक साइकिल बताओगे, प्री डिफाइंड साइकिल बताओगे कि कहाँ, हाँ 20 बार होना है या 50 बार होना है, तो लूप या तो साइकिल पे चलेगा, फिक्स टाइम पे चलेगा, या ऐसे भी हो सकता है कि आपकी जब तक कंडीशन ट्रू रहे तब तक लूप चलेगा। जैसे जब तक मैं यस 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 डालता रहूं, तब तक मेरा प्रोसेस रिपीट होता रहे। जैसे मैं नो डाल दूं, तुरंत ये बाहर आ जाए। तो यहाँ पे यस नो वाली कंडीशन बेस्ड लूपिंग हो गई। और वो वाला काम देखिए, जब आपको पहले से पता हो काम 100 बार होना है, 500 बार होना है, तो एक साइकिल बेस्ड लूप आप चला दीजिए, जिसकी एक टाइम बता दीजिए इतनी बार काम होना है। तो लूपिंग दो तरीके से चलती है, या तो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक चलती है, या एक कंडीशन होगी, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलेगी। तो सर्टेन वाला भी लूप है, और अनसर्टेनिटी में भी लूप चलता है। अनसर्टेनिटी मतलब कंडीशन है, जब तक ट्रू मिले तब तक चले, और दूसरे बार ही फॉल्स हो गई तो तुरंत ब्रेक हो जाए। तो अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन बेस्ड लूपिंग होती है। और जहाँ पे एग्जैक्टली पता हो 20 बार होना है, 50 बार होना है, वो सर्टेन वाला होगा, सर्टेनिटी वाला होगा। ठीक, तो लूप एक इटरेटिव स्टेटमेंट होगा, जिसका काम होगा कि वो एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है। कब तक एग्जीक्यूट करता है? आइदर द गिवन नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट होता है, और आइदर अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, तो लूप बेटा दो प्रकार के, एक एंट्री कंट्रोल्ड और एक एग्जिट कंट्रोल्ड। लूप के दो स्टेटमेंट होते हैं, दो कैटेगरियां होती हैं लूप की, एक एंट्री कंट्रोल्ड होगा और एक एग्जिट कंट्रोल्ड होगा।
आसान भाषा में आपको बताएं तो ये प्री टेस्टेड है और ये पोस्ट टेस्टेड है। इसमें दो लूप आते हैं, फॉर आता है, एक वाइल आता है, और इसमें डू वाइल आता है। ठीक, अब इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ये मान लो लूप की बॉडी है। लूप की बॉडी का मतलब ये प्रोसेस है जिसको आपको कई बार रन करना है। तो अगर एंट्री कंट्रोल लूप लगाओगे आप तो आपकी कंडीशन ऊपर लिखी जाएगी, मतलब एंटर करने से पहले ये कंडीशन को पहले चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तब अंदर आएगा। और वहीं एग्जिट कंट्रोल वाले में क्या होता है, ये आपका अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है तो लूप की कंडीशन यहां लिखी जाती है। तो देखिए, ये बाहर निकलते समय कंडीशन को चेक करता है, इसीलिए कहते हैं एग्जिट होते समय चेक करता है, इसीलिए एग्जिट कंट्रोल। और ये तो अंदर आते समय चेक करता है, इसीलिए इसको हम एंट्री कंट्रोल बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है? कहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स है पहली ही बार तो ये अंदर नहीं आएगा, मतलब ये अंदर तब आता है जब ये कंडीशन ट्रू है। तो अगर पहली बार ही फॉल्स है तो ये अंदर नहीं आएगा, वही बात है। अच्छा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अब इसमें क्या है, ये अंदर आएगा, प्रोसेस करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो दोबारा रिपीट नहीं करेगा, लेकिन एक बार तो चल ही जाता है। और इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एक को बार नहीं चलेगा। और इसमें क्या है, चूंकि कंडीशन बाद में चलती चेक होती है, इसलिए एक बार तो काम कर ही देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा लूप ऐसा है जो कम से कम एक बार तो चल ही जाता है, तो वो कौन सा होगा? एग्जिट कंट्रोल। और अगर नाम पूछा गया तो स्टेटमेंट पूछा गया तो क्या बताएंगे आप? डू वाइल। ठीक, वही बात है कि मेरे घर कोई फंक्शन है या आपके सेंटर इंस्टीट्यूट में या कहीं पे कोई एनुअल फंक्शन है, तो मैंने देखा है कि आप लोग कार्ड देते हो, इनविटेशन कार्ड देते हो। और जब फंक्शन जिस दिन होता है ना, वेन्यू पे एक वॉचमैन बाहर खड़ा रहता है जो एक एक लोगों का कार्ड देख के तब अंदर आने देता है। तो कंडीशन क्या है कार्ड की? कंडीशन क्या है? कार्ड होना चाहिए। कार्ड है आओ, कार्ड है आओ, कार्ड नहीं है बाहर जाओ। तो कंडीशन कार्ड की है, वो पहले ही गेट पे चेक हो रही है तभी अंदर आएंगे आप। तो कोई अननेसेसरी, कोई एक भी अननेसेसरी अंदर आने नहीं पाए। ऐसा कौन सा लूप होता है? एंट्री कंट्रोल, बाहर ही चेक कर लेता है, कंडीशन ट्रू होगी तभी अंदर आएगा। और वहीं अगर आपके फंक्शन में आपने उस वॉचमैन को जहाँ पे एग्जिट होती है, जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं, वहाँ खड़ा कर देंगे अगर आप, तो क्या होगा भाई? कोई भी अंदर आ जाएगा, खाए पिएगा, एंजॉय करेगा, बाहर निकलने लगेगा, वॉचमैन साहब कार्ड देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, नहीं है, कहेंगे ऐसा है अब कि ना दोबारा। लेकिन यार वो एक बार तो आ गया, एक बार तो एंजॉय कर लिया। तो वही काम करता है ये वाला डू वाइल, एग्जिट कंट्रोल। ये आएगा अंदर, खाए पिएगा, बाहर गेटमैन खड़ा हुआ है, एग्जिट करते समय कंडीशन चेक कर रहा है, अगर फॉल्स है तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन एक बार तो कर ही देता है काम। ठीक, तो आपको मैंने बताया दो प्रकार का लूप, एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल लूप वो होता है जो लूप में अंदर आते समय बाहरी कंडीशन को चेक कर ले, तो अगर कंडीशन ट्रू है तभी अंदर आए, फॉल्स है तो ना आए। और वहीं एग्जिट वाले में क्या होता है, ये जब प्रोसेस पूरा रिपीट कर एक बार कर देता है तब बाहर निकलते समय कंडीशन को चेक करता है, तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन एक बार तो करेगा। और मैंने बता भी दिया आपको, एंट्री कंट्रोल वाले में दो लूप होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, और एग्जिट कंट्रोल वाला डू वाइल लूप है। देखिए लूप क्या होता है, कई प्रकार का होता है, एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल, ये लिखा हुआ आप किताबों में पा जाओगे। तो मैं उन चीज़ों को लिखा नहीं रहा हूँ, लिखा हुआ तो आप पाते ही हो। जो समझ में नहीं आता है, जो टॉपिक्स डिस्कशन लेक्चर हम दे रहे हैं, हमको आपको कोई रिटर्न यहाँ पे नहीं कराएंगे। ठीक, अब
इन तीनों के सिंटैक्सेस मैं बताऊं कैसे इनको लिखा जाता है। अब फॉर लूप का अगर सिंटैक्स मैं बताऊं तो आप लिखते हो फॉर। अच्छा, लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल हमें चाहिए, एक काउंटर चाहिए जो लूप की साइकिल को चलाएगा, और वो वेरिएबल पक्का इंटीजर टाइप का होना चाहिए। देखिए, किसी फ्लोट या कैरेक्टर या स्ट्रिंग से आप लूप नहीं चला पाते, क्योंकि फ्लोट तो पॉइंट वाली वैल्यू रखता है। तो कोई भी काम आपने आज तक 1.5 बार या 2.5 बार नहीं किया होगा। यानी वर्क या प्रोसेस तो इंटीजर यानी होल नंबर में होता है। मैंने 2 बार किया, मैंने 5 बार किया, मैंने 20 बार किया। कोई काम 2.5 बार या 3.5 बार नहीं किया, हम नहीं कर पाते हैं, नहीं होता है। तो लूप का वेरिएबल मस्ट है कि कैसा होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक इंट करके वेरिएबल ले लीजिए। अब इसको आप बताते हो शुरू कहाँ से हो, इसको इनिशियलाइज करते हैं आप, फिर सेमीकोलन लगता है, फिर आप कंडीशनल टेस्टिंग बताते हो। यहाँ पे टेस्ट कंडीशन होती है, कई बार होना है, यानी इंट बताते हो। और फिर लूप को कितना कितना बढ़ना है या कितना कितना घटना है, इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बताते हो, और ये लूप की आपकी बॉडी हो जाती है। तो आपने देखा बॉडी में अंदर आने से पहले ये कंडीशन को चेक करता है, इसलिए फॉर लूप को हम एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। आपको सिंटैक्स लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा, ठीक। और अगर मैं व्हाइल का सिंटैक्स बताऊं आपको, तो जो फॉर में तीनों चीजें एक साथ लिख दी जाती हैं, व्हाइल में क्या होता है, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन आप पहले करते हो। फिर वाइल लगाते हो और ब्रैकेट में आप कंडीशन लिखते हो, ब्रेस खुलेगा, वर्क बताएंगे, इंक्रीमेंट करना है फिर डिक्रीमेंट करना है, ये बताएंगे आप, फिर ये ब्रेस बंद हो जाता है। तो ये एक वाइल लूप का सिंटैक्स मैंने बताया, और आपने देखा ये भी प्री टेस्टेड है, एंट्री कंट्रोल्ड है, क्योंकि लूप के अंदर आने से पहले बाहरी कंडीशन को टेस्ट कर लेता है। तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो अंदर नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं डू वाइल का बताऊं आपको, एग्जिट कंट्रोल्ड वाले का बताऊं, तो वेरिएबल को इनिशियलाइज आपको पहले करना होगा, और फिर यहाँ पे वाइल ना लग के यहाँ पे डू लगता है। फिर सारा प्रोसेस बताएंगे आप, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है वो बताएंगे आप, और फिर जब यहाँ पे इसका ब्रेस बंद होता है ना, तो यहाँ पे कंडीशनल टेस्टिंग होती है। तो अगर देखिए ये बाहर निकलते समय कंडीशन को टेस्ट करेगा, तो चूंकि ये बाहर निकलते समय कंडीशन को टेस्ट करता है, इसीलिए इसको हम एग्जिट कंट्रोल्ड या पोस्ट टेस्टेड लूप कहते हैं। तो मैंने आपको लूप क्या होता है बताया, लूप 2 प्रकार का, एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल बताया, दोनों में अंतर बताया, और जो 3 लूप के स्टेटमेंट होते हैं, फॉर वाइल और डू वाइल, तीनों के सिंटैक्स बताए मैंने आपको। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लेता हूं जिसमें मैं 1 से 100 तक का नंबर छापूंगा, बहुत सिंपल सा है, और उस प्रोग्राम को हम तीनों लूप से बनाएंगे, फॉर से भी बनाएंगे, वाइल से भी बनाएंगे और डू वाइल से भी बनाएंगे। मेरा ये मकसद यहाँ पे ये है कि तीनों लूप को लिखने का तरीका आपको पता लग जाए। तो आप लोग बहुत केयर करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं 1 से 100 तक की गिनती
नेचुरल नंबर प्रिंट करूँगा फॉर से, वाइल से और डू वाइल से। बहुत ध्यान दीजिए आप लोग। मैंने क्या किया, ये प्री प्रोसेसर लगाए, इंक्लूड करा stdio.h, इंक्लूड किया हमने conio.h void main। ऐसे यहाँ पे भी मैं कर दूँ, इंक्लूड करा हमने stdio.h, इंक्लूड करा हमने conio.h void main, include stdio.h, include conio.h और void main। क्लियर स्क्रीन आप लगाते ही हो, क्लियर स्क्रीन हो गया और CLR SCR हो गया। आप यहां से आप वॉच करिए, ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया, मैंने इंट करके एक आई ले लिया लूप चलाने के लिए, इंट करके एक आई ले लिया और इंट करके एक आई ले लिया। देखिए आई लूप, बहुत आई ही वेरिएबल लोग ज़्यादातर लेते हैं क्योंकि आई इट स्टैंड्स फॉर इटरेशन और लूप का अदर नाम इटरेशन ही है, तो इसलिए मैंने आई ले लिया। ठीक, कोई भी ले सकते हैं आप, अपने नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, तो आइडेंटिफायर है। अब मैंने क्या किया, फॉर लूप चलाया, आई को मैंने मुझसे क्या कहा गया 1 से 100, तो मैं इसको 1 से चला रहा हूँ और इसको ले जा रहा हूँ मैं 100 तक, और एक एक बढ़ना है ना, तो आई प्लस प्लस करा। और इसमें छापना क्या है, नंबर छापने हैं 1 से 100। तो अगर मैं 1 लिख दूं प्रिंटर में, मान लो 1 से 100 लिख दूं, तो 1 से 100 1 से 100 100 बार छप जाएगा। एक काम करिए आप, फॉर्मेट बताइए, %d होता है और सट ना जाए वैल्यू, इसलिए \t लगा दिया, टैब स्पेस होता है ना ये, और आई को प्रिंट कर लीजिए। अब आई का मान छपेगा, तो पहली बार आई 1 लेके आएगा तो 1 छपेगा, फिर अगली बार ये 1 बढ़ के 2 होगा तो 2 छपेगा, 3 होगा 3 छपेगा, ऐसा 4 5 6 7 कहाँ तक जाएगा, 100 तक। और जब इसको 101 कर देगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ जाएगा। ठीक, और ये लगाया हमने गेट ch, और ये काम खत्म। अब इसी को अगर वाइल से बनाना हो तो आप एक काम करेंगे, i = 1 पहले लिख देंगे, मैंने कहा नहीं था इनिशियलाइजेशन पहले हो जाता है, और फिर वाइल करके कंडीशनल एंड बताओगे, तो मैंने कहा i <= 100 तक जाना है। अब इसमें प्रिंटफ आप वही करेंगे, छापेंगे तो वही नंबर आपका, \t लगा दीजिए और इस i को छाप दीजिए। अब इस 1 से 100 तक जाएगा तो इसको 1 2 3 4 बढ़ाएगा कौन, तो इसके लिए i प्लस प्लस यहाँ लगा दीजिए और ये काम हो गया खत्म। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की कि मैंने इस वाइल वाले में तो ये ब्रैकेट ब्रेस लगाया है, इसको यहाँ नहीं लगाया मैंने ये फॉर का कोई ब्रेस। तो इस पे क्या चक्कर होता है, इसको ज़रा आप जान जाओ। देखिए, अगर आपका लूप में कोई एक स्टेटमेंट, एक लाइन का प्रोसेस है, तो आप चाहे ब्रेस लगाओ चाहे ना लगाओ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ना लगाता तो यहाँ पे तो लूप में 2 लाइन का प्रोसेस है, तो अगर आप ब्लॉक नहीं बनाओगे, इनको एक ग्रुप में नहीं करोगे, तो ये लूप की बॉडी में सिर्फ एक लाइन को मानता है, इस लाइन को लूप से बाहर कर देगा। तो जिनको भी आपको उसकी बॉडी में रखना हो, एक ग्रुप, एक ब्लॉक बनाना हो, तब आपको ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अनिवार्य है, आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चाहते तो लगा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अननेसेसरी क्यों लगाए, जब हमें पता है एक लाइन है तो आप इसको चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। बट यहाँ पे आप बिल्कुल इस ब्रेस को स्किप नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे 2 लाइन का प्रोसेस है। अगर आप इस ब्रेस को नहीं लगाओगे तो एक ही लाइन को लूप में रखेगा, इसको लूप से बाहर कर देगा। तो इन ब्रेस का चक्कर आपको पता लगा, ये इफ स्टेटमेंट जो पहले होते थे उसमें भी था, इफ में भी यही होता है। इफ का जो ब्रेस होता है उसमें इफ में अगर कई लाइन है तो आपको ब्लॉक ब्रेस में करना पड़ेगा,
अगर इफ के साथ एक ही लाइन है तो आप चाहे ब्रेस लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक, अब इसी को देखिए हम डू वाइल से बनाएं तो कैसे बनेगा। देखिए डू वाइल लूप में क्या होता है, हम इनिशियलाइजेशन पहले करेंगे, फिर यहाँ पे डू लिखते हैं और ब्रेस खुलेगा। अब आपका वर्क क्या है, आपको आई को छापना है तो आप आई को छाप लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। अब इसको 1 2 3 कौन बढ़ाएगा, आई प्लस प्लस कर दीजिए और यहाँ पे आइए वाइल लगाइए और ब्रैकेट में लिख दीजिए आई इज लेस देन इक्वल 100 और ये आपका काम तमाम हो गया। तो देखिए चीज़ें वही लिखी गई हैं, बस लिखने के तरीके में अंतर आ गया। यहाँ पे फॉर लूप में क्या होता है, स्टार्ट, एंड, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सब एक साथ लिख दिया जाता है। वाइल में क्या होता है, स्टार्ट पहले लिखते हैं इनिशियलाइजेशन करना, फिर वाइल करके यहाँ पे ब्रैकेट में एंड बताते हैं, पहले प्रोसेस सारा करा देते हैं, फिर जब ये रिपीट करने जाएगा उससे पहले इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। डू वाइल में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन किया आपने, डू लगाया, वर्क कराया, इंक्रीमेंट कराया और जब ये ब्रेस बंद होगा तब यहाँ पे वाइल करके बाहर कंडीशन दी जाती है और ब्रैकेट बंद करके यहाँ सेमीकोलन जरूर लगता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो ये प्रोग्राम आप लोग चाहे तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग आराम से बैठ के लिखिएगा। अब हम देखिए, अगर आपको आइडिया लग गया हो तो अगर आपसे कहा जाए कि अभी तो आपने 1 से 100 तक के सारे नंबर प्रिंट किए, नेचुरल नंबर प्रिंट किए, अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 100 के बीच के सारे नंबर ना प्रिंट करो, वही प्रिंट करो जो इवन नंबर्स हैं। 1 से 100 के सारे नंबर नहीं चाहिए हमें, वही प्रिंट हो जो इवन नंबर हो। तो इसका भैया 2 तरीका है। या तो आप एक काम करो, लूप को आप 2 से चलाओ, स्टार्ट कहाँ से कराओ, 2 से कराओ और इंक्रीमेंट आप 2 का कराओ। तो 2 से अगर चलेगा और 2 बढ़ेगा तो 2 4 6 8 10 12 इवन पे ही जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, तो ऐसे करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको 2 से चला दोगे, 2 से चला दिया मैंने। अब इसको जाना तो 100 तक ही है, लेकिन 2 के बाद 1 बढ़ के 3 4 नहीं होना, इसको 2 बढ़ना है। तो अगर 2 बढ़ना है ना, तो इसके लिए आप यहाँ पे आई इक्वल आई प्लस 2 लिख दीजिए। अब आप खुद देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है 2 से चलेगा और 2 बढ़ते हुए 100 तक जाएगा, तो 2 4 6 8 10 पे ही रुकेगा ये। लेकिन आप इसमें क्या किए हैं, 1 से 100 तक के इवन नंबर तो प्रिंट किए हैं, लेकिन उसमें कुछ चेक नहीं किए हैं कि इवन है कि ऑड है। आपने तो सीधे इवन नंबर को ही प्रिंट कर लिया जंप करके। हम क्या चाहते हैं कि 1 2 3 4 करके सारे नेचुरल नंबर आए इस लूप में, ये नहीं किसी भी इवन वाला आए, सारे नेचुरल नंबर आए, लेकिन छपे वही जो इवन हो। तो वो एक बढ़िया प्रोग्रामिंग होगी। देखिए वो कैसे बनेगा, आप इसको 1 से ही चलाओ, इसको 1 1 ही बढ़ाओ, लेकिन यहां पे जो आप प्रिंट कर रहे थे ना अभी, ऐसे आई को, तो इससे क्या होता है, 1 से 100 के सारे नंबर छप रहे थे। अब आप एक काम करो, छापने से पहले इफ लगा दो। इफ आप जानते ही कंडीशन चेक करने के लिए होता है, कोई डिसीजन लेना हो तब इफ लगाते हैं हम। अच्छा, नंबर कौन लेके आता है, आई, तो आई ही तो नंबर लेके आ रहा है। तो आई की वैल्यू को अगर शेषफल निकालें हम 2 से, अगर शेषफल में क्या आया 0। देखिए जो परसेंट का साइन है ना सी में, ये परसेंट थोड़े निकालता है, ये रिमाइंडर निकालता है। और ये वाला जो साइन होता है स्लैश वाला, ये भागफल निकालता है, कोशेंट जिसको आप कहते हो। तो हमें कोशेंट से कहाँ पता लगता है कोई नंबर सम है कि विषम है, हमें तो शेषफल से पता लगता है जब 2 से भाग करते हैं। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, यदि
आई की जो मान आया है उसको आप 2 से भाग करोगे, अगर शेषफल में आपको मिला 0 तब तो इवन है वो, शेषफल 0 आ गया तो आई छप जाएगा। और अगर मान लो 3 आया तो 3 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, शेषफल तो 0 आएगा नहीं, 3 को नहीं छापेगा। तो ये प्रिंट कब होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। और कंडीशन में क्या है, नंबर जो आएगा वो 2 से भाग होगा तब छपेगा। और ये लगाया हमने, ये मेन का ब्रेस बंद हो गया। आप चाहो तो इसको आप 2 लाइन हो गई तो ब्रैकेट में कर दो, या मैंने पहले इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि इसके अंदर एक लाइन ये है और इसके अंदर एक लाइन ये है, तो सब एक एक लाइन का प्रोसेस है, तो आप चाहो लगाओ चाहे ना लगाओ। या आपको अगर अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ानी हो, देखने में समझ में आया, तो इसको लूप के बॉडी में कर दो इतना। तो इससे क्या हो, अब लूप की बॉडी में आएगा एक एक नंबर लेके, 2 से डिवाइड करेगा, अगर शेषफल 0 आया तो छापेगा, नहीं तो नहीं छापेगा। ठीक। अब इसको अगर वाइल से बनाना हो तो इसको 1 से चलाए हैं, 100 तक गए हैं, यहाँ इफ लगा दो, इफ आई मॉड 2 बराबर बराबर 0 तब पे छपे, नहीं तो नहीं छपे। ऐसे यहाँ पे आप कर लेंगे, इफ आई मॉड 2 बराबर बराबर 0, बन गया प्रोग्राम। तो मतलब क्या हुआ, अभी सारे नंबर छप रहे थे, अब आपको कहा गया इवन छापो, तो इवन छापो मतलब 2 से भागो वही छापो। तो छापने से पहले इफ लगा दो, यहाँ पे छापने से पहले इफ लगा दो, तो छपेगा तब जब 2 से भाग होगा, छपेगा तब जब 2 से भाग होगा, छपेगा तब जब 2 से भाग हो जाए। और अगर आपसे कहा गया होता कि सारे ऑड नंबर प्रिंट करो, तो आप ऑड नंबर के लिए यहाँ पे 1 लिख देंगे। भाई आप किसी भी नंबर को 2 से भाग करिए, शेषफल में या तो 0 आता है तो 1 आता है, और अगर 0 आया शेषफल तो इसका मतलब इवन है, 1 आया तो इसका मतलब ऑड है। ठीक। हमने आपके एग्जाम में देखा था ओ लेवल के, पिछली बार शायद आया था जनवरी वाले में, पूछा गया कि 1 से 100 के बीच के सारे वो नंबर प्रिंट करो जो 5 से डिविजिबल हों। मतलब 1 से 100 के बीच की वो सारी संख्याएं छापो जो 5 से भाग हो जाती। अरे बड़ा आसान था यार। भाई अभी आपने क्या चेक किया, 2 से भाग हो जाती, और अब आपको क्या कहा गया, 5 से भाग हो जानी। तो 5 यहाँ लिख दें तो 5 से भाग होने वाले नंबर दिखा देगा। यहाँ पे मॉड 5 डबल इक्वल 0, मॉड 5 डबल इक्वल 0 बन गया ये। ठीक। अब एक प्रोग्राम हम लेते हैं जो किसी भी नंबर को हम चेक करेंगे कि वो प्राइम है कि नॉट प्राइम। जिनको पता हो प्राइम नंबर कौन सा होता है, अभाज्य। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो या तो 1 से डिवाइड होती हैं या खुद से डिवाइड होती हैं। जैसे 7 है, 5 है, 3 है, 11 है, 13 है, 17 है। भाई 13 किसी से डिवाइड होगा, या तो 1 से होगा या तो खुद से होगा। तो यहाँ पे हमें यही चेक करना है कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूज़र एक नंबर डालेगा और कंप्यूटर उस नंबर को चेक करके बताएगा कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नॉट प्राइम। तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, तब समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंट करके एक n ले लें, एक लूप चलाएंगे i ले लें, और एक f इक्वल 0 क्यों किया मैंने अभी बात करूंगा। मैंने तो सबसे पहले printf करके कहा कि आप एंटर करो एक नंबर, जो कि बेटा स्कैनफ हुआ %d एंड n, नंबर मुझे मिल गया। अब इसी n वाली वैल्यू को ही हमें चेक करना है कि वो प्राइम है कि नॉट प्राइम है। देखिए लॉजिक आपको समझनी होगी
फिर उसी लॉजिक को हम प्रोग्रामिंग में लिख देंगे। सबसे मेन काम क्या होता है, इस प्रॉब्लम को हल कैसे करना है उसका तर्क लगाओ आप, उसकी लॉजिक लगाओ आप। तो हम पहले इसके लॉजिक पे बात करें, ट्रिक पे बात करें, टेक्निक पे बात करें, कैसे इसको हम चेक करेंगे। देखिए, जब भी किसी भी नंबर को प्राइम के लिए चेक करना हो, जैसे मान लो 7 है, मुझे इसको चेक करना, तो आप भाग करके तो चेक करोगे। तो भाग करना इसको आप शुरू करो कहाँ से, 2 से करो, 2 से चालू करो। देखो 1 से डिवाइड ना करिए, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर हो जाएंगे, तो सबको बताएगा प्राइम नहीं है ये। तो डिवाइड करना शुरू कहाँ से करा करिए आप, 1 से करिए, 2 से करिए, 1 से ना करिए, 2 से करना शुरू करिए, फिर 3 से करिए, फिर 4 से करिए, फिर 5 से करिए, फिर 6 से करिए। मतलब उस नंबर से भी ना करिए, क्योंकि वो खुद से तो डिवाइड हो ही जाएगा। मतलब जब प्राइम चेक करना हो तो लूप आप कहाँ से चलाते हो, 2 से चलाते हो। तो मैंने क्या करा, फॉर i = 2 लिख दिया। और बात यह आती है जाते कहां तक है, ये तो बताना पड़ता है, एंड। तो एंड यहां पे क्या है, जो मेरा नंबर है उससे कम। तो नंबर मेरा n है, क्यों, तो मैंने कहा i <n। देखिए इक्वल तो लगाया नहीं है यहां पे, तो उससे कम ही चलेगा। मतलब अगर n की वैल्यू 7 डालें तो <7 यानी 6 तक ही चलेगा। i की वैल्यू 11 डालें तो <11 यानी 10 तक चलेगा। तो हम यही चाहते भी हैं, उससे कम तक चले, क्योंकि उस नंबर तक थोड़े जाना है, उससे कम ही तक जाना है। और फिर एक एक बढ़ता रहेगा ना, इसके लिए i++। अब यहां पे आप इसको जरा भाग कराओ, चेक कराओ कि भाग हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने कहा यदि नंबर तो मेरा n है ना, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, i से, और अगर रिमाइंडर आया 0। अब i क्या है, एक मान है जो लूप से आएगा, लूप लेके आएगा। देखो i से तो लूप चल रहा है। तो मान लीजिए n का वैल्यू मैंने 11 दिया है, तो n की वैल्यू फिक्स हो गई, 11 हो गई। और i शुरू कहां से होगा, 2 से, 2 से। क्यों, तो अगर ये डिवाइड कर ले रहा है तो यार अगर भाग हो गया ना, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, तो f की वैल्यू 0 करके ब्रेक हो जाएगी। भाई सुनो मेरी बात, अगर मैंने 8 दिया मान लो, तो 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 शुरू 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो 8 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम 3 से, फिर 4 से, क्या फ़ायदा भाग करने से। भाई किसी से भी हो जाए तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, लूप तोड़ के बाहर आ जाए। तो यही तो ब्रेक लगाया मैंने। तो अगर नंबर आपका किसी भी वेरिएबल लूप से भाग हो गया तो वो आगे ना बढ़े, f की वैल्यू 0 करके लूप से बाहर निकल आए। और अगर भाग नहीं होता है तो आप जानते हैं s के साथ s चलता है, f की वैल्यू 1 करके चलता रहे। ये देखो लूप खत्म। अरे बन गया प्रोग्राम यार, इतना सा बात है, बड़ी आसान प्रोग्रामिंग है। देखो कैसे चल रही है। मान लीजिए मैंने 11 लिया, तो 11 लिया, अब जरा लूप देखो कैसे चल रहा है। पहले 2 होगा, पहले 2 होगा, तो 11 2 से डिवाइड करोगे, शेषफल 0 आएगा, नहीं आएगा, तो ये एल्स में जाएगा, f की वैल्यू 1, f की वैल्यू 1। अच्छा लूप फिर बढ़ेगा, 2 के बाद 3 होगा, तो जब 3 होगा तो 11 2 3 से भाग होगा, नहीं होगा, फिर f की वैल्यू 1। जब फिर बढ़ेगा लूप, 4 होगा, 4 से भाग होगा, नहीं होगा, f की वैल्यू 1। फिर 5 होगा, 5 से भाग होगा, नहीं होगा, f की वैल्यू 1। 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, किसी से नहीं होगा। और जब ये 10 होगा तो 10 से भी नहीं होगा। अब ये लूप ब्रेक कर जाएगा। क्यों ब्रेक कर जाएगा? क्योंकि n की वैल्यू आपने 11 दी थी,
और आपने कहा है कि 11 से कम यानी 10 तक चले तो 10 तक चल गया, पूरा लूप खत्म। तो आपने देखा लूप पूरी बार चला, मतलब ये 2 से चला और 10 तक गया और किसी भी नंबर से भाग नहीं हो पाया है। तो नहीं हो पाया है तो ये बार बार f की वैल्यू 1, बार बार f की वैल्यू 1, बार बार f की वैल्यू 1। अब इसी से हम डिसीजन ले लेंगे अभी कि प्राइम है कि नहीं है। देखो कैसे, हमने लिखा यदि पूरी बार लूप चला और जब ये बाहर आया तो f की वैल्यू 1 करके बाहर आया है, तो प्रिंट करो कि वो नंबर आपका प्राइम है। और अगर f की वैल्यू 1 करके नहीं किसी और f की वैल्यू को बाहर लेके आया है तो उस एल्स में जाएगा, बोलेगा नॉट प्राइम है। तो अगर 11 के लिए आपने देखा कि 11 किसी से भाग नहीं हुआ 10 तक, तो बार बार f की वैल्यू 1 ही तो करा था, तो जब बाहर आएगा लूप खत्म करके तो इस कंडीशन को देखो क्या लिखा हुआ है, क्या f में 1 लेके आया बाहर? हाँ, तो बार बार 1 लेके तो आया बाहर। तो अगर 1 लेके आया बाहर तो ये क्या बता देगा, प्राइम है। तो 11 डालोगे, इसे एंटर दबाओगे, पट से बताएगा प्राइम है। क्यों? अब मान लीजिए मैंने 9 दिया, 9 तो लेस देन 9 यानी 8 तक चलेगा, और ये 9 है और ये लूप तो 2 से शुरू होगा। लूप कहाँ चालू होगा? 2 से ही तो 9 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ये आएगा इसमें f की वैल्यू 1, और जब इस लूप को बढ़ा के ये 3 कर देगा तो 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये f की वैल्यू 0 करके लूप तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो ये लूप तोड़ के जब बाहर आया है तो f की वैल्यू क्या करके बाहर आया? 0। तो देखो ये 0 के लिए यहाँ पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो 1 की बात कर रहे हैं, तो एल्स में जाएगा। और 0 करके बाहर आया ना, तो f की वैल्यू 0 करके बाहर आया तो एल्स में तो जाएगा, बता देगा क्या है, नॉट प्राइम। क्यों? अगर मैं 12 ले लूँ, 12 तो 12 तो तुरंत 2 से डिवाइड हो जाएगा यार भाई, लूप 2 से ही शुरू होगा, तुरंत डिवाइड हो जाएगा। f की वैल्यू 0 करके बाहर आया, और चूंकि 0 करके बाहर आया इसलिए बताएगा 12 नॉट प्राइम है। 13 ले लो आप, 13 तो 13 को आप जरा लूप चलाओ, 2 से भाग नहीं होगा, f की वैल्यू 1, 3 से भी भाग नहीं होगा, f की वैल्यू 1, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा 13 है तो 12 तक ही चलेगा, ये लेस देन n ना, 12 तक ही चलेगा, किसी से भाग नहीं हुआ। तो किसी से भाग नहीं हुआ तो बार बार f की वैल्यू 1, बार बार f की वैल्यू 1, पूरी बार लूप चल जाएगा, बाहर आएगा तो f की वैल्यू 1 ही तो लेके बाहर आया, बता देगा 13 आपका प्राइम है। तो ये बड़ा सिंपल लॉजिक मैंने बताया है, आप किसी भी नंबर को फट से चेक कर सकते हो प्राइम है कि नहीं। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमने आपको कई प्रोग्राम बताए, नेचुरल नंबर आपने प्रिंट किया, फिर इवन नंबर प्रिंट किया, फिर हमने प्राइम नंबर चेक किया कि कोई भी नंबर कैसे चेक करें वो प्राइम है कि नॉट प्राइम है। देखिए मैं आपको 3 और इस वीडियो में प्रोग्राम्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक टेबल बनाने का प्रोग्राम बहुत पूछा जाता है, एक फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम बहुत पूछा जाता है, और तीसरा फिबोनाची सीरीज होती है वो कैसे बनती है उसका प्रोग्राम भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं हम। देखिए टेबल हमें कहा गया प्रिंट करना, तो टेबल मान लीजिए 2 की है तो हम ऐसे नहीं प्रिंट करेंगे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे 20 तक ना, हमसे कहा गया है कि आप टेबल प्रिंट करो मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल जब कहा जाए तो आप ये जान लीजिए ऐसे आपको प्रिंट करना है, मल्टीप्लाई करते हुए पूरा आंसर दिखाते हुए आपको जाना है। तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इजी भी है, बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप लोग। तो हमने क्या किया, हमने इंक्लूड करा stdio.h, हमने इंक्लूड करा conio.h, फिर void main क्लियर स्क्रीन। देखो आपसे कहा जाएगा कि आप एक नंबर का टेबल बनाओ,
तो पहले वो नंबर हमें इनपुट करना होगा, तो उसके लिए मैंने एक n ले लिया, ठीक। और आप जरूर चाहोगे कि इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो कंप्यूटर हमसे पूछे एंटर एनी वैल्यू, तो देखिए printf से मैंने हेडिंग बना दी और वो चीज पूछेगा। अब इसको देखने के बाद आप वैल्यू डालोगे तो उसको किसी वेरिएबल में रिसीव करना पड़ेगा, इनपुट कराना पड़ेगा। तो सी में इनपुट स्टेटमेंट कौन सा होता है, स्कैनफ होता है। और चूंकि ये वेरिएबल आपका इंटीजर टाइप का है इसलिए %d लगाते हैं आप, और एंड के साइन के साथ आप इस n को इनपुट कर लोगे। ये एंड का साइन आप जानते हैं ना, ये एड्रेस ऑपरेटर होता है। ये n मेमोरी रैम के किस लोकेशन पे बना हुआ है अंदर, वो लोकेशन ये बताता है, ठीक। फिर अच्छा मैंने नंबर तो डाल दिया। अब इसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें बनानी है। तो देखिए टेबल कैसे बनेगा, टेबल में नंबर को 1 से लेके 10 तक कंटिन्यूअसली हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। तो नंबर तो मेरा n है। अब एक काम करते हैं, हम लोग लूप चलाते हैं और 1 से 10 तक चला लें हम, और उसी लूप वाले वेरिएबल को अपने n से मल्टीप्लाई करेंगे। लूप बढ़ता रहेगा 1 2 3 4 और वो मल्टीप्लाई होता रहेगा नंबर से और टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए कैसे होगा भाई, मैंने फॉर लूप चलाया, एक वेरिएबल ले लिया मैंने i, ठीक। और i को मैंने शुरू 1 से कराएंगे क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, 10 तक जाते हैं आप। और फिर लिखा मैंने i <= 10 और 1 2 3 4 ऐसे एक एक बढ़ने के लिए i प्लस लगा दिया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे प्रिंट होती है। तो जैसे मैं चाहता हूं, मान लो n की वैल्यू 5 है, तो 5 × 1 = 5, फिर 5 × 2 = 10 ऐसे छपे। तो आप एक चीज यहां ध्यान दीजिए, ये तो आपका n है भाई, जो नंबर आपने डाला है वो है, और ये 1 2 3 4 ये 10 तक जा रहा है, ये क्या है, ये i है आपका, ठीक। तो ये n हो गया, ये i हो गया, और ये क्या है, ये n × i है। देखिए कैसे प्रिंट होगा, आपने printf लगाया। अच्छा चूंकि हर स्टेप का आंसर अगले लाइन से आएगा ना, इसलिए पहले ही मैंने लाइन चेंज करा दी। अब देखिए ये गुणे ये बराबर ये, तो %d इसके लिए हो जाएगा, ये कोई वैल्यू है जो इससे प्रिंट हो जाएगी। ये साइन हमें ऐसे प्रिंट करना होगा, ऐसे लिखना होगा। और ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है, तो इसके लिए %d लगा दें हम। तो ये छपा इससे, इंटू छपा इससे, ये वैल्यू छपेगी इससे, फिर क्या होगा, इक्वल लगाएंगे हम, और फिर तो कोई वैल्यू छपनी है तो फिर %d लगा दिया। तो ये हो गया फॉर्मेट, कहाँ पे कैसे वैल्यू को प्रिंट होना है। अब वैल्यू कौन कौन से प्रिंट होनी है, यहां पे छपेगा n, फिर यहां पे छपेगा i, और फिर यहां पे प्रिंट होगा n × i। और बेटा ये मेन का प्रेस आप बंद कर दीजिए। क्यों, अब ये क्या कर रहा है आप देखो, तो ये %d क्रॉस %d इक्वल %d, तो ये मैंने इसके लिए बनाया था। अब यहां पे %d की कोई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर क्रॉस है, फिर %d की कोई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर इक्वल है, और फिर %d की कोई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक। अब यहां पे पहले मैंने n छापा है, तो n की वैल्यू क्या थी, 5 थी। फिर i अगर यहां पे छापा है तो i पहली बार 1 होगा, और फिर इक्वल करके n × i यानी 5 × 5 हो जाएगा। अब ये जब लूप अगली बार के लिए जाएगा, i की वैल्यू 2 आएगी, तो ये तो फिक्स है, n ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10 करके छाप देगा। ऐसे ये लूप चलेगा, 10 तक जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके ऐसी मल्टीप्लिकेशन टेबल ये प्रिंट कर देगा। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में अपने नोट्स या कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रोग्राम पे। भाई ये प्रोग्राम काहे के लिए था, टेबल के लिए था। अब हमें बनाना है बेटा फैक्टोरियल। आपके एग्जाम में पूछा जाता है एक नंबर डालो उसका फैक्टोरियल निकालो। तो फैक्टोरियल निकालने से पहले हम आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल क्या होता है बताते हैं और उसके लॉजिक पे बात करते हैं हम, क्योंकि लॉजिक अगर आती है आपको तभी तो आप प्रोग्राम बना पाएंगे।
तो प्रोग्रामिंग में हमें सबसे मेन चीज क्या आनी चाहिए? लॉजिक आनी चाहिए। आप किसी भी इंटरव्यू में ही जाते हो, आपसे कोई प्रोग्राम नहीं बनवाएगा, उससे लॉजिक पूछेगा कि ये काम करना है, बताओ इसका क्या लॉजिक होगा। अगर आप लॉजिकली स्ट्रांग हैं तो आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में हमें बेसिकली आप लॉजिक सीखिए, कैसे हम तर्क लगा के किसी प्रॉब्लम को हल कराते हैं। ठीक, फैक्टोरियल मान लो n की वैल्यू 5 है और मुझसे कहा गया इस n का फैक्टोरियल निकालो। तो जिन लोगों को मैथ पता है वो जानते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए उस नंबर से उल्टे क्रम में हमें 1 तक मल्टीप्लाई करना होता है, और पूरी सीरीज को जब आप मल्टीप्लाई कर दो तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो इस नंबर का फैक्टोरियल कहलाता है। भाई 5 चौक 20, 60, 120 कम 120। अब देखिए इसमें क्या करना होगा हमें। एक तो नंबर आपका होगा ही, n में गया, लूप आपको चलाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए i ले लिया मैंने। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इसको देखिए 5 लिखा था, यहां पे 5 लिखा है क्योंकि मुझे 5 का फैक्टोरियल बनाना था, तो मैंने 5 से शुरू किया। यहां पे आपको क्या करना है, n का फैक्टोरियल बनाना है, तो आप इस लूप को n से शुरू करिए। भाई जिस नंबर का फैक्टोरियल बनाना है लूप वहीं से तो आप स्टार्ट करोगे। अच्छा चलो ये हो गया, n से शुरू हो रहा है। अब ये जाता कहां तक है यार, ये 1 तक जाता है। और कब तक चलता है ये लूप? जब तक 1 से बड़ा हो, तो ग्रेटर देन इक्वल 1। भाई 1 तक भी तो जाएगा, अभी इक्वल ना लगाऊं मैं तो 2 तक ही जाएगा। और फिर यार एक एक घट रहा है, 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2, तो i माइनस लगाएंगे तो एक डिक्रीमेंट होगा, एक एक घटाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, मेरी बात ध्यान देना, पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करना है हमें। तो पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करना हो तो एक वेरिएबल ले लो f और उसकी वैल्यू कर दो आप 1 इसलिए करो, नहीं अगर मैं 1 ना करके मान लो कुछ ना करूं, सारी बात जानिए आप। तो C में एक बहुत बड़ी कमी है कि अगर आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं डालते हो या उसको इनिशियलाइज नहीं करते हो तो कुछ गार्बेज वैल्यू रखे रहता है। तो अगर f में कोई गार्बेज वैल्यू होएगी पहले से, तो मैं f इंटू जब i करूंगा, i मतलब इस लूप को जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इसमें कोई गार्बेज वैल्यू रखे रहेगा, तो ये तो मल्टीप्लाई करके गार्बेज आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जान लीजिए कि जब आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह या ऐड वगैरह कराना होता है तो उस आंसर वाले वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज कर देना होता है। देखिए इसको नहीं किया था मैंने, इसको नहीं किया था मैंने, क्यों? क्योंकि ये तो अपनी वैल्यू नहीं पाते ही हैं, इसको तो हम बताते ही है कहां से शुरू होना है, बट f को तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में यूज करोगे, उसकी कोई नई वैल्यू तो आप बताओगे नहीं, उसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर वो पहले से कोई गार्बेज रखे रहेगा तो आपका आंसर गार्बेज हो जाएगा। तो इसकी गार्बेज वैल्यू को हटाएं, तो अगर इसको हम इनिशियली 0 कर दें तो यार 0 करने में क्या दिक्कत रहेगी, मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कभी भी मल्टीप्लाई करना हो सीरीज का और आपको फाइनल आंसर लेना हो तो जो प्रोडक्ट वाला वेरिएबल आप लेते हो ना, उसको आप हमेशा 1 से इनिशियलाइज करा करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कुछ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रह जाएगा, आंसर पे भी कोई फर्क नहीं आ पाएगा और गार्बेज वैल्यू भी गई, अब ये 1 से इनिशियलाइज हो गया है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, इसी में आंसर भी ले लेते हैं, f इक्वल f इंटू आई, बन गया प्रोग्राम। कैसे बना अभी हम बताते हैं, अभी पहले इसको प्रिंट कर लें। हम प्रिंटफ कराया, हमने लिखा फैक्टोरियल इक्वल %d लगा के उस f को आप प्रिंट कर लीजिए और ये काम खत्म। अब मैं इसको चला के दिखाता हूं, ट्रैक करिए आप, देखिए कैसे ये चल रहा है। मान लीजिए n की वैल्यू मैंने 4 डाली, ओके, और ये लूप अब कहां चालू होगा, 4 से ही चालू होगा, n से चालू होगा, तो n की वैल्यू क्या है, 4 है। f शुरू में क्या है, 1 है, तो 1 इंटू
आई पहले क्या लेके आएगा, 4 ही तो लेके आएगा, तो 1 इंटू 4 क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस f में क्या आ गया, 4 आ गया भाई, 1 इंटू 4 4 आ गया। अब ये लूप जब ऊपर जाएगा तो घटेगा, 1 घटेगा, तो ये जो 4 था अब ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो f अगर अगले स्टेप पे आएगा, f अगर अगले स्टेप पे आएगा ना, तो ये आंसर को अपने पास रखे हुए है, और ये लूप घट के क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करेगा, 4 3 जा 12। अब नया f की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, और ये लूप फिर घट के 3 के बजाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 12 दूना 24 हो गया, 24 हो गया। अब ये लूप फिर घटेगा, क्यों, 2 के बजाय क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 24 से कम 24 हो गया। और जब ये फिर घटेगा, तो ये जब 1 घट के 1 से जब ये 0 हो जाएगा, तो ये तो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 1 तक ही चलना है इसको। और जब बाहर आएगा यार, यहां पे लूप के बाहर, जब पूरी साइकिल इसकी चल के जब बाहर निकलेगी, तो इस f को यानी इस 24 को प्रिंट कर लेगा। पता है आपको ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप इसको माइंड से खुद अगर गुणा करते हो, तो पहले आप इसको इससे करते हो, तो एक आंसर निकाल लेते हो, फिर उस आंसर को इससे करते हो, फिर एक आंसर निकाल लेते हो, फिर उस आंसर को आप इससे करते हो। ऐसे ही तो माइंड में करते हैं आप। तो ये क्या करता है, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रह जाएगा, क्यों। फिर जो आंसर आया f, क्यों, इसको इसमें लेके फिर से उस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, i से, क्यों। फिर एक आंसर आया, उस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, i से। फिर एक आंसर आया, उस आंसर को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो माइंड में रख के आप आगे आगे गुणा करते हो ना, वो इस f में रख के आगे आगे गुणा करता रहे, और फिर आंसर को बाहर आके प्रिंट कर देगा। ओके, तो इस प्रोग्राम को भी मैं यहां से इरेज कर दूं फालतू की चीजें, और इस प्रोग्राम को भी आप देखो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहे। ठीक, अब हम अगले प्रोग्राम पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फिबोनाची सीरीज। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है ये। मेरा जो लॉजिक है वो बहुत आसान है, मैं आपको आसान लॉजिक बताऊंगा कि फट से बना लें आप। ठीक, देखिए फिबोनाची में क्या होता है कि पहले 0 होता है और 1 होता है, ऐसे छाप लेते हैं हम। अब बेटा जो अगला नंबर आता है वो इसके ऐड होने से आता है, फिर जो अगला नंबर आता है वो इनके ऐड होने से आता है, फिर जो अगला नंबर आता है वो इनके ऐड होने से आता है, फिर जो अगला नंबर आता है वो इनके ऐड होने से आता है। ठीक, तो है तो टेढ़ा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये है बड़ा इजी, और मैं आपको एक बहुत आसान लॉजिक बताऊंगा, आप फट से समझ जाओगे। देखिए है क्या कि इसमें आपसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, कहते हैं इसके n टर्म्स जनरेट कराओ। तो n टर्म्स जनरेट कराओ, उसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको हम टर्म में नहीं गिनते हैं, हमने कहा नहीं, इसको ऐसे ही प्रिंट कर लेते हैं। ये हमने ऐसे ही प्रिंट कर लिया। यहां पे कितनी वैल्यूज जनरेट कराई हमने, 3। अगर n टर्म्स का मतलब अगर 10 बता दी मैंने वैल्यू, तो इसके ऐसे कितने गिनतियां प्रिंट हो, कितनी सीरीज ऐड करके प्रिंट कर, 10 बार 10 वैल्यू छापे। इस पे आप मत जाइए 1 2 3 लिखा हुआ है, हाँ इससे नहीं मतलब है, हम कह रहे हैं 3 वैल्यू छापे, n की वैल्यू 3 हो गई। अभी मैं कहूं कि n की वैल्यू 10 है तो 10 टर्म्स जनरेट हो, इससे क्या मतलब है, कौन सा वैल्यू आ रहा है, 10 टर्म हमें चाहिए। ठीक, तो मैं आपको n टर्म्स की फिबोनाची सीरीज बताऊंगा। ठीक, तो मैंने कहा एंटर टर्म्स टू
जनरेट, और ये हो गया n। मुझे पता लग गया कि मुझे कितने टर्म जनरेट करने हैं। ठीक। अच्छा, ये जो मैंने कहा 0 छाप लेते हैं, 1 छाप लेते हैं, तो एक काम आप करो, एक a ले लो और एक b नाम का वेरिएबल ले लो और एक c नाम का वेरिएबल ले लो। आप यहां पे a इक्वल 0 कर दो और b इक्वल 1 कर दो, और ये बताओ अगर हम प्रिंट कर लें %d और _t, जानते हैं आप लोग टैब स्पेस पे प्रिंट करता है कि वैल्यू सट ना जाए, इसलिए _t लगा दिए हैं हम, और ये %d और a और b को अगर हम प्रिंट कर लें तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, टैब स्पेस करके दोनों 0 और 1 ऐसे प्रिंट हो। ठीक। अब क्या करूं मैं, अब मुझे उतने टर्म जनरेट कराने हैं, n टर्म हमें जनरेट कराने हैं, तो एक लूप चलाते हैं हम, फॉर i को 1 से n तक जाएगा i प्लस प्लस। एक प्रकार से ये यहां पे लूप जो है ना, ये काउंट करेगा। मुझे 20 टर्म कहे गए थे तो ये 20 चलेगा, मुझे 30 टर्म कहा गया होगा जनरेट कराने को, तो 30 टर्म जनरेट करेगा, 30 बार कैलकुलेशन करेगा, 30 बार आंसर प्रिंट करेगा, 30 टर्म जनरेट करेगा। ओके। अब हमें करना क्या है यार, देखो 0 + 1 होके अगला क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर मैं c = a + b कर लूं और प्रिंट कर लूं मैं यहां पे %t लगाऊं और %d लगाऊं और c को, तो बताओ ये a की वैल्यू 0 थी, b की वैल्यू 1 थी, और ये 1 हुआ और ये छप गया। चलो ये छप गया, छपा। अब देखो, अब हमें अगली बार जब लूप चले, अगली बार जब ये प्रक्रिया दोहराई जाए, तो ये 1 + 1 होके अब क्या छापना है, 2 छापना है। तो भैया अभी ये a की वैल्यू थी, ये b की वैल्यू थी, और ये क्या हो गई, c की वैल्यू। आपने यही तो किया था, a + b = c, c = a + b। तो इससे क्या हुआ, c की वैल्यू कौन सी आई, a + b की आई, और मुझे ये c में 1 मिल गया था, मैंने छाप भी लिया। अच्छा ये बताओ, अब फार्मूला अगर मैं a + b का रखूं तो ये बार बार 0 + 1 0 + 1 1 1 1 1 1 छापेगा, है कि नहीं दिक्कत। तो एक काम ना करो, फार्मूला ना चेंज करो, फार्मूला ना चेंज करके इसकी वैल्यू चेंज कर दो। जैसे अब हमें, आपको यहां मैं दिखाऊं, यहां पे आप सोच रहे होंगे कि अब ये और ये जुड़ के 2 आएगा, तो अगर इसको देखो तो आप कहोगे b + c करके नया आंसर लेना है। तो एक काम ना करो, एक 1 + 1 अगर जोड़ना है तो इस b को आप अगर यहां खिसका दो और इस c को यहां खिसका दो, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, b की भी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये 1 + 1 जोड़ के 2 आ जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, आप एक काम करिए, आप एक काम ये करिए कि पहले आप a में डाल दीजिए b को और फिर b में डाल दीजिए c को। और बेटा ये देखो लूप में फंसा हुआ है, क्यों, ये लूप में फंसा हुआ है। तो ये जब इसको ऐड करा करेगा तो ये चीज क्या करेगी, इस वैल्यू को कॉपी करा दिया करेगी। तो ये बार बार a + b होता रहेगा और ये वैल्यू नई नई चेंज होकर इसमें आती रहेगी, ये फिबोनाची सीरीज टर्म जनरेट कर लेगा। देखो कैसे, अब मैं पूरा बता रहा हूं आपको। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे n की वैल्यू 5 है, मुझे 5 टर्म्स जनरेट करना है। बेटा अगर अभी नहीं समझ में आया था तो अब आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, पक्का समझ में आने वाला है बहुत आसानी से। मान लीजिए मैंने कहा मुझे 5 टर्म जनरेट करने हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ये लूप भैया 5 बार चलेगा, ये तो तय हो गया। ये लूप कितने बार चलेगा, 1 से लेके n तक, यानी 5 बार चलेगा, 5 टर्म जनरेट करा देगा ये। अब देखो कैसे,
हमने यहाँ पे a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 1 करके प्रिंट करा था, तो ये 0 और 1 हमारा छप गया। चलो ये काम हो गया हमारा। अब हम लूप के अंदर जब पहुंचे तो ये 0 है, ये 1 है, ये ऐड होके 1 हो गया और ये प्रिंट भी हो गया 1। अब ये a था और ये b था और ये c था। चलो प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ, b की वैल्यू आ गई a में, तो a का मान क्या हो गया, 1 हो गया, और c की वैल्यू आ गई b में, तो b का भी मान क्या हो गया, 1 हो गया। चलो शिफ्टिंग हो गई। अब ये लूप फिर से आएगा अंदर, तो ये जब शिफ्ट कर चुका है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो चुका है। अब ये इसको क्या कर देगा, 2 कर देगा, और 2 को करने के बाद देखो प्रिंट भी कर देगा, तो ये 1 + 1 2 यहाँ पे छप गया। और इसके बाद क्या हुआ, अब ये 2 आएगा किसमें, इसमें, और ये 1 चला जाएगा इसमें, तो ये 2 + 1 होके 3 हो जाएगा, इससे शिफ्टिंग करके। तो हर बार फिबोनाची सीरीज में जब वैल्यू ऐड होके प्रिंट होती है तो उसको जरूर नीचे शिफ्ट करा देना होता है कि आंसर वाला इस पे आ जाए और ये वाला इस पे आ जाए, तो ये आंसर और पुरानी एक वैल्यू जुड़ के तब नेक्स्ट वैल्यू बनती है। ये काम इससे होगा। क्यों? तो मैंने आपको आज कई प्रोग्राम बताए हैं जो कि पक्का आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिबोनाची सीरीज तो बहुत पूछी जाती है। हाँ, एक चीज और है, याद आ गया तो मैं उसको भी फिनिश कर दूं। एक ल्यूकास सीरीज होती है, बात ध्यान देना। कौन सी? ल्यूकस। ये भी एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है। ल्यूकस सीरीज, एक फिबोनाची सीरीज और एक ल्यूकस सीरीज। फिबोनाची में आपने देखा है 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर अगला इसको जोड़ के आता है, फिर अगला इसको जोड़ के आता है, फिर अगला इसको जोड़ के आता है, फिर अगला इसको, ऐसे चलता है। ल्यूकस में भी कुछ ऐसा है, बट उसमें क्या होता है ना, शुरू 2 से होता है, 2 होता है, फिर 1 होता है, यहां से शुरू होता है, और फिर अगले वाला वही प्रोसेस है। ये और ये जुड़ के 3 आएगा, फिर 3 और 1 जुड़ के 4 आएगा, फिर 4 और 3 जुड़ के 7 आएगा, फिर ये जुड़ के 11 आएगा, ऐसे चलता है। तो इसमें भी वही जोड़ना पड़ेगा और एंड टर्म जनरेट करने हैं। तो बड़ा आसान है यार। ये अगर मैं यहां पे 2 कर दूं, बन गया भाई, 2 और 1 प्रिंट हुआ, 2 और 1 प्रिंट हुआ। और इस लूप पे आओ तो ये 2 और 1 जोड़ के 3 आ गया। क्यों भाई, 2 कर दिए हो ना, तो 2 और 1 जोड़ के क्या आ गया, 3 आ गया। अब तो फिर वही से चले भाई, ये 3 और 1 जोड़ के फिर 4 आना है, ऐसे ये शिफ्टिंग करता रहेगा, होता रहेगा। तो फिबोनाची सीरीज अगर हमें आती है ना, तो लूकस वैसे ही बनेगा। बस लूकस जब होगा तो यहाँ पे 2 1 कर देना, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, और जब फिबोनाची आएगी तो इसको 0 इसको 1 कर देना, बाकी सेम है। क्यों? तो आज का जो वीडियो हमने बनाया था वो लूप पे बनाया है। लूप में तो आप सब जानते हो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपको आने चाहिए। तो हमारा जो अब का वीडियो जो ओ लेवल के लिए बनाएंगे हम, वो पूरी लूपिंग पे रहेगा। लूप के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो हम 1-2 वीडियो 3 वीडियो में सारे कवर कर देंगे, और सारे कवर कर देंगे, सब आप देखे रहोगे, जाने रहोगे। इसको आपको मैं हेल्प भी कर रहा हूँ, कॉपी में आप स्क्रीनशॉट लेके लिख भी लिया करिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहे। ठीक, तो आप लोग हमारे चैनल पे रेगुलर आइए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव्स अगर ओ लेवल कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, उनको लॉकडाउन में पढ़ाई सी प्रोग्रामिंग या समझ में नहीं आई है, तो उनको आप बता दीजिए कि डेली हमारे वीडियो पे आएँ, क्योंकि डेली हम इस पर वीडियो बनाएंगे, डेली का डेली पढ़ें, एक प्रकार से उनकी वर्चुअल क्लास चल रही है। तो अगर आपको हमारा प्रयास समझ में आ रहा है, आप लोग संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो आप लोग हमें ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिए, जिससे हम भी आपका फीडबैक जान पाएँ। और पक्का हमारा प्रॉमिस रहेगा, जो भी आप फीडबैक दोगे, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, उन पे हम वीडियो बना के उनको हम कवर ज़रूर करेंगे। तो आप लोग स्टे रहिए, ट्यून रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।